नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। आज हम प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण करेंगे। उससे पहले हम अपरिमेय संख्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और आपकी प्रमेय 1.3 को भी देखेंगे। देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल किसके है, 0। यानी कि ऐसी संख्या है जिसे आप P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है इसलिए हम इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। और √2, √5, पाई, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। आशा है आपको अपरिमेय संख्या समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं प्रमेय 1.3 की तरफ। देखिए प्रमेय 1.3, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे यहाँ पर 3 ले लेते हैं। 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या। अब देखिए 3 6 स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 3 36 को विभाजित करता है। तो 3 6 को विभाजित करेगा, क्या करेगा, 3 6 को विभाजित करेगा, यानी कि 3 किसका गुणनखंड है, 36 का। तो 3 किसका गुणनखंड होगा, 6 का भी। यानी कि 3 यदि 36 को विभाजित करता है तो 3 6 को विभाजित करेगा। और यहाँ पर 36 क्या है, 6 स्क्वायर, यानी कि आप इसे मान सकते हैं a स्क्वायर और 3 को मान सकते हैं p। अब देखिए यहाँ पर p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को विभाजित करेगा। आपकी प्रमेय बस इतना कहती है। और इसी के आधार पर हम √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे इस प्रमेय की सहायता से। देखिए प्रमेय 1.4, √2 एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम √2 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। कैसे, देखें उत्पत्ति। देखो सर्वप्रथम हम मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल किसके है, 0, और P Q पूर्णांक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यदि P व Q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो, यानी कि इनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम उस गुणनखंड को काट देंगे, यानी कि √2 बराबर a बटा b, जहां a व b सहअभाज्य संख्या है। देखिए कैसे किया हमने ये स्टेप। देखिए जैसे आप मान लीजिए 6/6
36। अब इनके मध्य एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, 6। अब हम इसको 6 से काटेंगे तो ये तो एक बार कटेगा और एक बार 6। अब देखिए इनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा ही हमने यहाँ पर कहा कि यदि P और Q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम उसे काट देंगे, यानी कि इसे सरलतम रूप में लिखेंगे। और सरलतम रूप क्या है, A/B। जैसे यहाँ पर 6/36 का सरलतम रूप क्या है, 1/6। अब आगे देखिए, अब इसे भाग में इधर गुणा में ले आएंगे। देखो B√2 बराबर A। अब हम दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे। देखो ये हो जाएगा 2B² बराबर A² कैसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पर 2A² को विभाजित कर रहा है तो 2A को विभाजित करेगा। देखो 2A² को विभाजित करता है, अतः 2A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। आप इसे समीकरण 1 दे दीजिए। देखिए अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर 2K। देखिए कैसे आया, जब आपने A में 2 का भाग दिया तो K बार गया होगा और इसे पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो शेषफल कितना बचा होगा, 0। अब A कैसे प्राप्त होगा, जब आप 2 को K से गुणा करेंगे तभी तो आप A प्राप्त होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, A बराबर 2K। अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए A का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहती है अपने पास 2B² बराबर A²। अब देखिए 2B² बराबर 2K होल स्क्वायर। देखिए 2B² बराबर 4K²। अब देखो ये कट जाएगा, यानी कि B² बराबर 2K²। अब देखिए यहाँ से वही बात, 2B² को विभाजित करता है तो 2B को विभाजित करेगा, ये बात हम लिखेंगे। देखिए 2B² को विभाजित करता है, अतः 2B को भी विभाजित करेगा, B को भी विभाजित करेगा। देखिए अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे कि 2A व B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, क्योंकि 2A को विभाजित कर रहा है, 2B को विभाजित कर रहा है, तो 2A व B का क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, जैसे 4 और 8। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 4 को विभाजित कर रहा है, 2 8 को भी विभाजित कर रहा है, अतः 2 4 व 8 का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। वही तो बात यहाँ पर है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं 2A को विभाजित कर रहा है और 2B को विभाजित कर रहा है, अतः 2A व B का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इस बात को हम लिखेंगे। अतः 2A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि
एक विरोधाभास है, जो कि क्या है, एक विरोधाभास है। देखो विरोधाभास कैसे, अपन लोगों ने यहाँ पर क्या कहा था कि √2 बराबर a/b। यहाँ पर इन दोनों के मध्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा कहा था हमने शुरुआत में। लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आया है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, 2। तो ये विरोधाभास है या नहीं। अब इसका कारण क्या है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, गलत परिकल्पना है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसे दोबारा समझिए। देखिए सबसे पहले हमने √2 को क्या माना, एक परिमेय संख्या। फिर हमने कहा कि P व Q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए √2 को हमने a/b की फॉर्म में लिख दिया, जहां a व b के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हमने दोनों का क्या किया, वर्ग किया। जहां 2a² को विभाजित कर रहा था तो 2a को विभाजित करेगा। उसके बाद हमने a बराबर क्या माना था, 2k। जहां पर हमें प्राप्त हुआ कि 2b² को विभाजित कर रहा है तो 2b को विभाजित करेगा। अब वहां पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 2a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आता है। लेकिन हमने शुरुआत में कहा था कि इन दोनों के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या है, एक विरोधाभास, जो कैसे उत्पन्न हुआ, हमारी गलत परिकल्पना के कारण, कि हमने कहीं ना कहीं त्रुटि की है, जिसके कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर √2 को हमने सिद्ध कर दिया। वैसे आपको √3, √5, √7 को सिद्ध करना है, बस केवल 2 का स्थान परिवर्तित हो जाएगा, प्रोसेस यही सेम रहेगी। देखिए उदाहरण 5 है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए उत्पत्ति देखिए जो प्रोसेस हमने √2 के लिए अपनाई थी वही सेम प्रोसेस हम √3 के लिए अपनाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ 2 आया था वहाँ क्या आएगा, अब 3। देखिए उत्पत्ति, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। देखिए यदि P व Q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो √3 बराबर a/b, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्या है। देखिए आगे √3 गुणा b बराबर a। अब 3b² बराबर a², दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए अब यहाँ से यहाँ 3a² को विभाजित करता है, अतः 3a को भी विभाजित करेगा।
अब देखिए a बराबर 3k, जहाँ k एक पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए इसे समीकरण 1, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए a का मान समीकरण 1 में, देखो 3b² बराबर a², समीकरण 1 ही है, इसमें हम a का मान रखेंगे 3b² बराबर 2k का होल स्क्वायर। देखिए 3b² बराबर 4k², यहाँ सॉरी यहाँ पर 3k है ना, देखिए कितना हो गया ये 9। देखिए b² बराबर 3k²। अब यहाँ से वही बात, देखिए 3b² को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा, भी को भी विभाजित करेगा। अतः 3a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है HP। तो हमने सिद्ध कर दिया √3 एक अपरिमेय संख्या है विरोधाभास विधि के द्वारा। देखिए अगला उदाहरण है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। वही हम मानेंगे उपपत्ति, माना 5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। अतः देखिए 5 माइनस √3 बराबर p व q, जहाँ p व q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल किसके 0, q 0 के बराबर नहीं है, और p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ से 5, सॉरी देखो इसको इधर लेके आएंगे, 5 माइनस p/q बराबर √3। अब देखिए इसे हल कीजिए, q लस आ जाएगा। अब 5q माइनस p बराबर √3, यानी कि √3 बराबर 5q माइनस p/q। अब देखिए यहाँ पर q क्या है, पूर्णांक, p क्या है, पूर्णांक। जब आप पूर्णांकों में से पूर्णांकों को घटाते हैं तो आपको पूर्णांक के प्राप्त होते हैं। अतः ये k किस फॉर्म में ही है, पूर्णांक बटा पूर्णांक। अतः यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक विरोधाभास, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर दिया √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या जो एक विरोधाभास है।
जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, गलत परिकल्पना है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या क्या है, HP। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए उत्पत्ति, माना 3 गुणा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 गुणा अंडर रूट 2 बराबर P बटा Q, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 और P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट 2 बराबर P बटा 3Q तो गया था किस फॉर्म में है, पूर्णांक बटा पूर्णांक, क्योंकि परिमेय संख्याओं को ही हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, गलत परिकल्पना है। अतः 3 गुणा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, HP इति सिद्धम। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.2 के सभी उदाहरण पूरे होते हैं और हमने प्रमेय 1.3 और 1.4 को भी समझ लिया है। धन्यवाद।